बाबा नागार्जुन हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के सबसे सच्चे जनकवि। उनकी कविता और उपन्यास कहानियां मामूली लोगों के संघर्षों और स्वप्नों का आईना है। वे कई भाषाओं में लिखते रहे हैं, हिंदी के अलावा मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में भी। मैथिली में वे यात्री हैं और हिंदी में बाबा नागार्जुन। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। याद आती स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आंख, स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पांख। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां वे आम। गुमसुम रहते थे। गुमसुम रहते थे। बाद में हमको जब छंदों का पता लगा तो हम लोगों को चिढ़ाने के लिए कविता लिखी। आप बता रहे थे कि आपके पिताजी क्या कुछ करते थे, पंडित थे। पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। अच्छा। गाँव में कहते हैं कि ऐसा आदमी के लड़का कैसा हो गया। अच्छा बाबा, मैं ये कह रही थी कि जैसे अकेले रहते हैं आप आजकल, तो आपको मतलब क्या सोचते होंगे आप, कैसा लगता होगा आपको, मन कैसा रहता है? सोने का बस सोने का। पुरानी बातें याद आती। यही धुआं में ढूंढ रहा था, यही आग में खोज रहा था, यही गंध थी मुझे चाहिए, बारूदी छर्रे की खुशबू। ठहरो ठहरो इन नथनों में इसको भर लूं, बारूदी छर्रे की खुशबू। भोजपुरी माटी सोंधी है, इसका यह अद्भुत सोंधापन। लहरा उठी कदम कदम पर इस माटी पर, महामुक्ति की अग्निगंध। ठहरो ठहरो इन नथनों में इसको भर लूं, अपना जन्म सकारत कर लूं। मुन्ना मुझको पटना दिल्ली मत जाने दो, भूमि पुत्र के संग्रामी तेवर लिखने दो। पुलिस दमन का स्वाद मुझे भी तो चखने दो, मुन्ना मुझे पास आने दो, पटना दिल्ली मत जाने दो। हम जनता से संपृक्त हैं। ऐसा नहीं होता कि आम लोग 12 महीने उत्साह में रहें या 12 महीने निराश रहें। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता हार नहीं मानती। हमारा एक जो उज्जवल आशावाद है, उससे समाज को आगे बढ़ने में सहायता मिलती रहे। आपने जो कविता लिखी, आपने जो साहित्य रचा, उसकी कोई सार्थकता इसमें आपको दिखाई देती है? वो हाँ, कविता जो है जी इतना है। हाँ। हमने जीवन देखा इतना। हाँ। अच्छा। कविता इतना है। हाँ हाँ। और इतना उपन्यास। हाँ, और जीवन इतना है। जीवन है। हाँ हाँ। अच्छा। और जिसमें आप सब लोग आ गए, तुम आ गए जी, आगे भविष्य में और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। मैं जन संघर्षों और संगठनों से जुड़ना और उन्हें जानना चाहता हूँ। मेरी कविता के लिए, बेहतर कविता के लिए यह बहुत जरूरी है। मेरी जितनी भी अच्छी और चर्चित कविताएं हैं, जिनकी वजह से मैं आज कुछ हूँ, वे सब जन संघर्षों से जुड़ी कविताएं हैं। सचित्र से मिलना हुआ, अब विचित्र हो गए। विचित्र से हुआ और आवर्तन प्रत्यावर्तन, महाविचित्र हो गए। तो ये आपको महाविचित्रता कैसी लगती है, ये बताइए। ये तो दूसरे बताएं, हमको बताएं। अपना यात्री नाम उन्होंने रखा था, तो उसका एक अर्थ था
इसलिए अपनी जीवन यात्रा में, विचारों की यात्रा में, कविता की यात्रा में वो बड़े ही, इसीलिए बड़े अप्रत्याशित है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल है नागार्जुन। कब कैसी रचना उनकी आ जाएगी हम नहीं जानते। यही उनकी प्रतिभा की विशेषता है। बाबा के यहाँ जो घुमक्कड़ी से जीवन के अपार अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे कविता के रूप रंग में विविधता आई है। और इसीलिए बाबा हिंदी के उन थोड़े से कवियों में हैं कि जिन्होंने केवल भारतीय समाज के इतिहास नहीं बल्कि विश्व समाज के समकालीन इतिहास की घटनाओं पर भी कविताएं लिखी। और ये बराबर अपने से बाहर जाने की जो प्रवृत्ति नागार्जुन में दिखाई देती है, वही प्रवृत्ति उनको अपने से बाहर दूसरे व्यक्तियों में दिलचस्पी पैदा करती है और अपने देश से बाहर दूसरे देशों की जनता में भी दिलचस्पी पैदा करती है। सिर्फ यही बात नहीं है, बहुत विषयों पर लिखने वाले, बहुत आदमियों पर लिखने वाले और भी कवि हैं, लेकिन नागार्जुन में खास बात आपको मिलेगी कि वह गांधी की प्रशंसा में भी कविताएं लिखते हैं और गांधी के विरोध में भी कविताएं लिखते हैं। जयप्रकाश की प्रशंसा में भी कविताएं लिखते हैं, जयप्रकाश के विरोध में कविताएं लिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा में भी लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के विरोध में भी लिखते हैं। ऐसा दूसरा कवि नहीं मिलेगा। तो ये जो उनकी एक अंतर विरोध है, जो परस्पर विरोधिता को देखना है किसी चीज में, और किसी चीज को किसी पूर्व निर्धारित पूर्व प्रतिबद्धता से नहीं देखना, विचारधारा को अपनी आंखें बंद करने की चीज न बना लेना। कोई आदमी बदल सकता है, परिवर्तन उसमें होता है, बदलाव होता है। तो जब जिस समय नागार्जुन को कोई चीज कैसी लगी है, कोई घटना कैसी लगी है, उस पर नागार्जुन ने उस तरीके से रिएक्ट किया है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलश्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद। यहाँ पर कौन कौन है? हमारे यहाँ पे बड़ी लड़की, बड़ी लड़की तो ससुराल है, यहाँ पे एक है, एक गई हुई है। हाँ? एक है, एक गई हुई है। अच्छा, उत्तम नगर भी आई है ना, शादी है वो उत्तम नगर। बाबा अच्छा चले हैं? अच्छा। हुआ ये कि मैं पीपल्स पब्लिशिंग हाउस के नीचे खड़ा पान की दुकान पर खड़ा था। तब तक मैंने देखा कि बाबा रिक्शे से उतरे, स्कूटर से उतरे और ऊपर चले गए। तो मैं नीचे खड़े होकर ये इंतज़ार करता रहा कि ये ऊपर से उतर कर नीचे आवें तो मैं इनसे परिचित हूँ। और 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद, जितनी देर बाद भी आए होंगे, मैं वहाँ खड़ा रहा। जब वो नीचे आए तो मैं उनके पास गया और मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा बाबा, मैं आगे कुछ कह भी नहीं पाया। उन्होंने कहा अरे अरे आओ आओ साथ चलते हैं। और उन्होंने एक स्कूटर वाले को फिर किया और उनके साथ बैठ के हम लोग रेडियो स्टेशन आए। आप बताऊं कि उतनी देर में उन्होंने ये एहसास होने ही नहीं दिया कि मैं उनसे पहली बार मिला हूं या मुझे अपना नाम बताने की जरूरत है। वो बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से बातचीत करते रहे। हम तो क्या बाबा मरे ना, जीता ही रहे हमेशा। और क्या, मजाक करता है, बोलता चलता है, बच्चों में खूब अच्छी तरह रहता है। हमारे घर भी जाता है काफी बार। मजाक भी करते हैं खूब। और क्या, खूब मजाक करते हैं, हंसी मजाक खूब, हाथ मिलावे खूब करते हैं। मैं भी तो पहले देखा करता था सपने, साथ ही अब तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। समझ गया हूँ जीवन में इस धराधाम का क्या महत्व है।
कैसे कहलाता कोई धरती का बेटा, आसमान में सतरंगी बादल पर चढ़कर कैसे जनकवि धान रोपता, समझ गया हूं। कैसे जनकवि जमींदार के उन अमलों को मार भगाता, हरे बांस की हरी हरी लाठी लेकर, सब समझ गया हूं। बाबा का जीवन एक महाकाव्यात्मक उपन्यास बन सकता है, क्योंकि इतना बीहड़ है बाबा का जीवन कि उसमें एक छोटी से छोटी घटना और एक बड़ी से बड़ी घटना समान धरातल पर देखी जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि किसी एक मासूम बच्चे से बात करना और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना दो अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं। अगर बाबा के संदर्भ में हम देखें तो वो उसी मासूमियत से, उसी संजीदगी से, उसी उत्साह से और उसी पूरे सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट के साथ अपनी बात एक मामूली जानकार या गैर जानकार बच्चे से करते हैं, जिस सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट के साथ वो एक बहुत समझे बूझे मशहूर पत्रकार या साहित्यकार या कवि और लेखक के साथ करते हैं। जनता से लेकर के जनता को वापस जी हाँ। मैंने यदि धोबी गधे पर सवार होकर के और पीछे कपड़े का गट्ठर लेकर के चलता है और घाट पर लादी उतार देता है, मैं वहाँ भी जाता हूँ। वो कहता है आप यहाँ क्या करने आए हैं, आपका क्या काम? हमने कहा कुछ नहीं है। तुमने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। हमने कहा तुम क्या करो? कहा हम कपड़ा खींचें, चाटें, हम देखें। तो कहा हम तो 9 बजे बना करके रोटी बना कर ऐसा सारा दिन यहाँ धूप में रहे और पानी में सड़े और शिव राम करते रहे। आप क्या करोगे? आप खाना कहाँ खाओ? हमने कहा हम भी खाना चाहते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अब बचपन में खाने पीने का मौका नहीं मिला, खूब अच्छे घरों के लड़के होते हैं बिहार में तो खाना पीना उनका और महालरी रहे हैं। तो बाद में जाकर अभी 8-10 वर्ष में कुछ हालत सुधर रहे हैं। हमारी पत्नी को किसी ने पूछा है कि आप लोग कभी साथ रहें 10-5 दिन और कहा कि जिसको 72 चूल्हे का खाना मुँह लगा हो वो काहे वो एक चूल्हे का क्यों पसंद करेगा? हाँ। ये जो परिवार को एक तरफ रख के जो लोग पागलपन की हद तक अपने ध्येय से जुड़ जाते हैं और परिवार बिखरता रहता है, तो उसमें एक चीज़ होती है जो कि उनका परिवार या तो उनके लाइन से अलग हो जाता है या अलग फिर उनके पीछे पीछे ही चलता है। तो ये भी हुआ जो कुछ हम लोग प्रतिक्रिया में अलग भी हो गए हैं, कुछ लोग साहित्य से नहीं ठीक है कोई साहित्य नहीं है, अलग करो इसको, क्योंकि हमें रोटी नहीं मिली, दाल नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कैसे जाए। और वही मतलब पिता के रूप में, तो पिता के रूप में भी वो बहुत ही अच्छे हैं हम लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मिस जरूर किया हमने उनको। किस रूप में? मतलब जो एक मतलब पिता के रूप में जो होता है, क्योंकि जब भी वो घर पे भी होते हैं तो मन में ये एहसास रहता है कि वो जो हैं सो मतलब एक बहुत बड़े व्यक्तित्व मतलब के मालिक हैं और इस तरह से, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग कहीं ना कहीं सहमे हुए भी रहते हैं क्योंकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो।
अपने को साधारण ही कहलवाना पसंद करता हूँ। मैं तथाकथित विशिष्ट लेखकों की जमात में नहीं हूँ। सामान्य की कशिश मेरी हड्डियों तक में रची बसी है। नागार्जुन के बारे में बात करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अकेले नागार्जुन नहीं बल्कि आधुनिक युग के सभी कवि गद्य काल के कवि हैं और उनकी काव्य रचना में उनके गद्य की बड़ी निर्णायक भूमिका है। निराला को समझने के लिए कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया और उनकी कहानियों को पढ़ के ही निराला की कविता का रहस्य जाना जा सकता है। नागार्जुन के बारे में मेरा ख्याल है कि जिसने रतिनाथ की चाची नहीं पढ़ी है या बलजानमा नहीं पढ़ा है, यह उनका एक यात्रा वृत्तांत है बम भोलेनाथ, जिसे नहीं पढ़ा है, वो नागार्जुन की कविता में जो गद्य भाषा की ताकत होती है और जो भूमिका अदा करती है, इसे हम नहीं समझ सकते। खास तौर से नागार्जुन के जो राजनीतिक व्यंग हैं या उनके बहुत ललित या नाटकीय कविताएं जो पैदा करते हैं नागार्जुन। अब नेवले कविता तो गद्य ही है, जोड़ा मंदिर गद्य है उनकी। इसलिए मैं समझता हूं कि एक कुशल गद्य शिल्पी का हाथ उनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। उस रात चूल्हा नहीं जला। चाची जाकर बिस्तरे पर लेट गई। बिस्तरा क्या था? खजूर के पत्तों की चटाई थी। बीच घर में वही बिछाकर लेट गई। न तकिया लिया न सुजनी। रतिनाथ भी जाकर संदूक पर सो रहा। विपत्ति के अथाह समुद्र में गोते खा रही इस चाची के लिए बेचारे ने उस रात कितने आंसू बहाए, यह रहस्य भगवान ही जानते हैं। दिन का भात हांडी में था। पत्थर के बड़े कटोरे में दाल थी। एक दूसरी पथरौटी में जरा सा बैंगन का चोखा रखा हुआ था, पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। रत्ती भूखा जरूर था, लेकिन उसकी भूख प्यास हवा हो गई। जबकि टोल पड़ोस की महिलाओं का दल मुस्कुराता और आंखें मटकाता हुआ शाम को रत्ती के आंगन से चला गया। चाची बुत बनी वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू के 4 बड़े-बड़े बूंद ढुलक पड़े थे। मुझे लगता है कि जैसे आसमान में चंदा तैरे की छोटी-छोटी और लंबी-लंबी कहानियां हैं, जिसमें बहुत छोटे एनेक्डोट से चीज़ें शुरू होती हैं और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाती हैं, या उनका मछुआरों के जीवन पर लिखा गया उपन्यास वरुण के बेटे। आप देखिए कि उसमें तकशी ने भी एक उपन्यास लिखा और विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जिनका ओल्ड मैन एंड द सी जैसा उपन्यास आया। लेकिन इन तीनों उपन्यासों में जब हम अंतर करने को बैठते हैं, कई बार इस बारे में बातचीत भी हो चुकी है कि मछुआरों के जीवन का जितना बारीक और गहन अध्ययन वरुण के बेटे में हमें मिलता है, वो और किसी उपन्यास में नहीं मिलता। भीड़ पुलिस वान के पीछे बटोराई थी। सब चुप थे। एक एक निगाह गुस्सा भरी हैरत उगल रही थी। सामने भीड़ में तीरा दिखाई पड़ी तो मधुरी ने इशारे से उसे पास बुला लिया। करीब आकर गाड़ी से सटकर वह खड़ी हुई तो उसकी ठुड्डी में उंगली गोदकर मधुरी ने कहा, बब्बू और अम्मा से कहना कि रत्ती भर न घबराएं, हम बहुत जल्दी छूट कर वापस आ रहे हैं, और अम्मा को दवाई बखत पर पिला दिया करना। बहन के गालों पर प्यार की एक एक चपत लगाकर मधुरी बेंच पर आ बैठी और मंगल के कान में कहा, नारे लगाओ मंगल भैया। मंगल ने उसी तरह फुसफुसाकर जवाब दिया, रहने दे, क्या जरूरत है। लेकिन मधुरी से नहीं रहा गया। वह बेंच से उठकर फिर आगे आ गई और दाहिना हाथ घुमा-घुमाकर नारे लगाने लगी। लोग दुगने चौगने जोश में जवाबी नारे देने लगे। इंकलाब जिंदाबाद, मछुआ संघ जिंदाबाद, हक की लड़ाई जीतेंगे जीतेंगे, गढ़ पोखर हमारा है हमारा है। पुलिस मोटर चल पड़ी, मगर नारे लगते रहे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो उन्होंने दोहे लिखे हैं या छंदों में कविताएं लिखी हैं, उन छंदों में भी जो प्रवाह है वाक्य विन्यास का, 5 पूत भारत माता के, ये तो व्यंग ही है, या खिले हैं दांत जो दाने अनार के वाला जो प्रसिद्ध व्यंग है, या दूसरे तरह का एक गद्य है, जयति नखरंजिनी। तो
कहाँ कहाँ से नागार्जुन ने लेकर अपनी भाषा को संवारा है, अक्षय स्रोत है। इसलिए उनके गद्य की उपेक्षा यदि की है लोगों ने तो गलत किया है। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को, बाकी रह गए 3। 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए 2। 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी बच गया 1। 1 पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़ के जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। बाबा केवल राजनीतिक और राजनीतिक में भी केवल आंदोलन धर्मी कवि नहीं है। मैं आपसे पहले कह रहा था और फिर दोहरा रहा हूं कि बाबा की जो कालिदास सच सच बतलाना या फिर बाबा की जो प्रेम संबंधी कविताएं या बाबा की जो प्रकृति संबंधी कविताएं हैं, वे कविताएं निश्चय ही भारतीय कविता की विशाल और उदात्त परंपरा में क्लासिक की तरह मौजूद रहती है। इसलिए नागार्जुन की कविता को समग्रता में देखने के लिए प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति से जुड़ी हुई उनकी कविताओं को देखना बहुत जरूरी है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। जो लोग उम्मीद करते हैं कि नागार्जुन एक ही राजनीतिक विचारधारा के तहत सारी कविताएं लिखते चले जाएं और हमेशा वो बादल को घिरते देखा है जैसी ही कविता लिखें, ये तो ज्यादती है कवि के साथ। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वो, नदियों के पानी का जादू है वो, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये बताइए कि प्रगतिशील कवियों में या प्रयोगशील लोगों ने दोहा जैसे छंद की ताकत कभी नहीं पहचानी। अब उर्दू वाले पहचान रहे हैं और वो नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक वाली प्रसिद्ध जो कविता है उनकी, जले ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक और बार न बांका कर सकी शासन की बंदूक, इस तरह के दोहे आधुनिक बोध के साथ लिखे जा सकते हैं। नागार्जुन ने साबित करके दिखा, किसी ने हिम्मत नहीं की। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं खूब, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। कविता की उठान कैसे होती है कोई नागार्जुन से सीखे। कविता कैसे शुरू हो करते हैं नागार्जुन, किस नाटकीयता के साथ करते हैं। 3 दिन 3 रात एक कविता है उनकी जो बंद रहा 3 दिन 3 रात। मंत्र जैसी कविता लिखी, ये कविता नागार्जुन ही लिख सकते थे। वो अद्भुत, और आजकल उत्तराधुनिकता का नाम बहुत लेते हैं। अगर मंत्र कविता को देखें तो पता लगेगा कि उत्तराधुनिकता नागार्जुन बहुत पहले आ गई थी। ओम शब्द ही ब्रह्म है, ओम शब्द और शब्द और शब्द और शब्द, ओम प्रणव, ओम नाद, ओम मुद्राएं, ओम वक्तव्य, ओम उद्गार, ओम घोषणाएं, ओम भाषण, ओम प्रवचन, ओम हुंकार, ओम फटकार, ओम शीतकार, ओम फुसफुस, ओम फुत्कार, ओम चीतकार, ओम आस्फालन, ओम इंगित, ओम इशारे, ओम नारे और नारे और नारे और नारे। बाबा ने एक तरह से कहिए कि कविता के लिए जनता के जीवन में जगह बनाई है और उन्होंने कविता को जनता के लिए जरूरी भी बनाया है। ऐसा करने के लिए बाबा ने एक बड़ा काम किया है
जो हिंदी के कवियों में मुझे निराला के अलावा कोई और करता दिखाई नहीं देता, और वो ये है कि बाबा ने कविता के एक कृत्रिम विभाजन को तोड़ा है। हिंदी कविता में और वैसे संपूर्ण भारतीय कविता में भी लोकप्रिय कविता और कलात्मक कविता का एक विभाजन अस्थाई सा बन गया है। बाबा उन थोड़े से कवियों में से हैं जिन्होंने कविता के इस लोकप्रिय और कलात्मक नामक कृत्रिम विभाजन को तोड़ा है। तीव्र आवेग कभी कभी मुक्त छंद में जब आएगा तो हम उसे रोकेंगे नहीं, किंतु छंद, लय आदि बहुत जरूरी है और उसे पकड़ने के लिए हमें जनता के बीच जाना होगा। मुहावरे, बिंब सब लेने होंगे वहां से, लेकिन मैं प्राणहीन तुकबंदी का समर्थन नहीं करता। ये संघर्ष जनता के लिए कविता करना आखिरकार ये कविता में व्यक्त होता है। और नागार्जुन की एक और बहुत बड़ी शक्ति है। केदारनाथ अग्रवाल ने नागार्जुन के बारे में लिखा था कि तुम में व्यापे विद्यापति को। ये कविता में जो छंद और लय है, आपने देखा हो कि नागार्जुन जैसा पारंपरिक छंदों में और लय में रचना करने वाला भी शायद ही कोई दूसरा इस समय कवि हो। इसलिए नागार्जुन के पास वो एक विस्तृत व्यापक संवेदना है और उस व्यापक संवेदना को काव्य में उतारने के लिए वो एक जनपदीय मूल लय भी है। ये उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तूणीर हुए, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधिपार, मन की मन में ही रही स्वयं, हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय, पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। एक बड़े कवि से हमें उम्मीद करते हैं कि वो सरल से सरल आम आदमी के लिए भी लिखे और कठिन से कठिन, जटिल से जटिल, जैसा विषय हो, जैसा श्रोता समाज हो, जो पाठक समुदाय हो, उसके लिए लिखा है। श्याम घटा शीत बीजुरी रेह, अमृत ठघार राहु अवलेह, फाक इजो तकत निरक थार, निबिड़ विपिन अति पातर धार, दारिद उर लक्ष्मी जनुहार, लोहक चादर चानिक तार, देखल रही रही तड़ित विलास, जुगुल किशोरक उन्मद रास। नागार्जुन का पूरा नाम श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री नागार्जुन है। 1911 की ज्येष्ठ पूर्णिमा को जन्मे नागार्जुन का मूल निवास स्थान करौनी, जिला दरभंगा है। उनके उपन्यास हिंदी और मैथिली की क्लासिक परंपरा में आ चुके हैं। अनेक काव्य संग्रह प्रगतिशील साहित्य के आधार स्तंभ हैं। मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ को 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी कविता के लिए मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्राप्त, संपूर्ण साहित्य के लिए उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान भारत भारती सम्मान से सम्मानित, पश्चिम बंगाल शासन द्वारा राहुल सम्मान। हमने हाथ देखने का धंधा नहीं किया जी, लेकिन करते तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, और तिब्बत में हमको जबरदस्ती हाथ देखना पड़ा। हाँ। हाँ। तो एक बुढ़िया आई, उसकी आँख सूजी हुई थी, तो हमने पास में से झाड़ी में से एक कांटेदार छड़ी निकाली, छड़ी तोड़ी और 3 छड़ी मारा उसको। अच्छा। हमने कहा अब कल ठीक हो जाएगा। और कल वो आई
आज को दर्द कम है, आज फिर मारो। मिलिट्री का घोड़ा जब बुढ़ा होता है तो उसको नीलाम कर देते हैं, तो उसको खरीदता है कौन? तागा वाला। वो समझता है कैसा भी होगा, ये तो डिसिप्लिन है, वो उस पर 7 पंक्ति है। आमी मिलिट्री बुढ़ो घोड़ा आमा कोरा कोरबे नीलाम तो चतुर तांगा वाला निये जाबे आमाके बोठिए दीपे चोखेर धारे रंगीन चुनी बोलते थाकबे सामने चलो बेटा, सामने चलो बेटा, सामने चलो बेटा, सामने सीधे दिल्ली चलो, अल्लो दिल्ली चलो, भोपाल चलो, लखनऊ चलो, कोलकाता चलो। भूल गए कभी, उच्चारण खत्म हो गया, आगे पीछे लाइन हो जाती है। अब तो ये है जी, हमारी मृत्यु के बाद निगमबोध घाट पर सब किताबों फैलाइए। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहरी फसलों से जो अब की ये खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्कुराती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें।